Welcome back, guys, to C Anjali Chan classes, your buddy to make the audit easy. So, today we are here to learn about what the internal controls are. Internal controls क्या है वो हम समझने वाले हैं ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द सीए इंटर स्टूडेंट्स। दे वर सेइंग कि मैम दीदी ये जो डेफिनेशन लिखी है ना, रट्टा लगाना पड़ रहा है, बट समझ नहीं आ रहा है क्या, एक एक इतना भारी भारी वर्ड है। तो चलो इन हैवी वर्ड्स को लाइट वर्ड्स बनाते हैं विद गुड एक्सप्लेनेशन बाय सी अंजलि चैन, राइट। तो सबसे पहले तो तुम्हें थोड़ा सा खौफ चढ़ाया जाए डेफिनेशन पढ़ा के बुक की, एंड देन उसको एक सिंपल लैंग्वेज में पढ़ेंगे, एंड देन वी विल गो बैक टू आवर मास्टर एग्जांपल ऑफ इंटरनल कंट्रोल। ठीक है। मीनिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल। अब आई एम अज्यूमिंग कि आप रिवीजन पर्पज से आ रहे हो, क्योंकि दीज सेशन आर फॉर डाउट क्लियरेंस पर्पज, राइट। ये अपना फुल लेक्चर नहीं है। मीनिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल एज पर ऐसे 315, identifying and assessing risk of material misstatement, sorry, yes, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अब हमको पता है कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या होता है, बिकॉज आई हैव टेकन द लेक्चर on Rome separately. Through understanding the entity and its environment, including the internal control, हम इसके आगे पढ़ते ना, including the internal control। तो आज हम वही देखने वाले हैं कि what are the internal controls. The internal controls may be defined as a process। इंटरनल कंट्रोल्स क्या है, प्रोसेस है। जैसे कि स्टार्टिंग के लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था, इंटरनल कंट्रोल आर नथिंग बट द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर मतलब कि कोई भी इंसान अगर कोई एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन कर रहा है तो उसको उस ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, अल्टीमेट गोल तक पहुंचाने के लिए कुछ स्पेसिफाइड रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना ही करना पड़ेगा। दोज आर द प्रोसेस। एंड इंटरनल कंट्रोल क्या है, इंटरनल कंट्रोल में भी डिफाइंड एज प्रोसेस डिजाइन, जिसको कि हम क्या करने वाले, डिजाइन कौन करेगा, TCWG, those charged with governance and management and other key personals। इम्प्लीमेंटेड, डिजाइन किया जाता है। इंटरनल कंट्रोल क्या है, ऐसे प्रोसेस जिसको डिजाइन किया जाता है पहले, फिर वो पॉलिसीज बनने के बाद इम्प्लीमेंट की जाती है, एंड इम्प्लीमेंटेशन के साथ साथ उसको कंसिस्टेंटली मेंटेन भी रखा जाता है। मेंटेन्ड बाय TCWG एंड अदर पर्सनल टू प्रोवाइड रीजनेबल assurance about the achievement of an entity's objective with regard to the reliability of financial reporting। देखो इसको तोड़ के पढ़ना। इंटरनल कंट्रोल्स क्या है, प्रोसेस है जिसको डिजाइन, इम्प्लीमेंटेड एंड मेंटेन किया जाता है, किस लिए, टू अचीव दी एंटिटीज ऑब्जेक्टिव। और एंटिटीज के ऑब्जेक्टिव क्या है कि उसकी जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है वो क्या रहे, रिलायबल, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी एट ऑपरेशन। एंड साथ ही क्या करना है, जो भी एंटिटी के पास एसेट्स है उसको क्या करना है, सेफ गार्ड करना। एंड देन कंप्लायंस विद एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशन। द टर्म कंट्रोल refers to any aspect of one or more of the component of internal control। और जो कंट्रोल है उसपे मल्टीपल एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। कुछ नहीं आया होगा समझ, बस इतना ही आया होगा कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कुछ होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना होता है ना। तो इसी को हम अब सिंपल लैंग्वेज में समझने वाले हैं। सबसे पहले तो पॉलिसी। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ घर का। जैसे कि अब आज की जो यंग जनरेशन है उनको मंथली पार्टी के लिए खर्चा चाहिए होता है, राइट। तो अब जैसे जो बॉयज वगैरह है वो फादर के पास कभी नहीं जाते पार्टी के लिए पैसा मांगने के लिए, राइट। तो वो क्या करते हैं, मदर को पटाते हैं, बोलते हैं मम्मी आज थोड़ा सा पैसा चाहिए, चलेगा क्या। मतलब देखो, जो झूठ बोल के पैसे लेते हैं कि बुक खरीदनी है, फिर पैसे उड़ाते हैं पार्टी में, वो बात अलग है। लेकिन जो थोड़े से आगे कार्य है वो अपनी मम्मी से पूछते हैं कि पार्टी करनी है, वैसे तो पापा तो ऐसे देंगे नहीं पैसे, आप ही दिला दो। तो यहाँ पे आपको पार्टी के लिए पैसा खर्च करने के लिए किसकी अप्रूवल चाहिए रहेगी, फादर की रहेगी। बट फादर की अप्रूवल लेने के लिए आप किसको अप्रोच कर रहे हो, अपनी मदर को। तो बेसिकली
मेन बात यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा फनी एग्जांपल है बट स्टिल कॉन्सेप्ट ये है कि आपको पैसे चाहिए कुछ अप्रूव्ड लिमिट्स में। मान लो आपको 5,000 चाहिए, तो 5,000 अब ऐसे थोड़ी आपको दे दिए जाएंगे हाथ में, नहीं। पहले आपके जो फादर है वो आपसे पूछेंगे 5,000 किस तरीके से चाहिए, पहले तो ये बता। फिर आप बोलोगे कि एक तो पार्टी का वेन्यू जो है वो बहुत दूर है, प्लस 5 स्टार होटल है। 5 स्टार होटल कैफे के साथ 5,000 भी वैसे कम ही पड़ेंगे, बट स्टिल ऐसे ऐसे आप उनको खर्चे गिनवाओगे एंड फिर उन्हें लगेगा अच्छा चल ठीक है, कर ले मजे, जी ले अपनी जिंदगी। ठीक है, तो ये तो था छोटा सा एग्जाम्पल। अब इसको लेके आते कंपनी के पॉइंट व्यू से। कंपनी में क्या होता है, अब आप सीए फाउंडेशन तो पढ़ के आए हो, सीए इंटर भी पढ़ के आए हो, सॉरी, सीए इंटर का अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ के आए हो। तो वहां पे आपने पैटी कैश एक्सपेंस के नाम से तो कुछ सुना ही होगा, पैटी कैश बुक, पैटी एक्सपेंसेस, है ना। तो वहां पे क्या होता है कि मैनेजमेंट एक लिमिट फिक्स कर देती है कि आप महीने में 10,000 से ज्यादा पैटी एक्सपेंसेस नहीं करोगे। बट अगर आपने कर दिए तो इट विल हैव सम पेनल कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, तो मैनेजमेंट ने क्या पॉलिसी बनाई कि आजकल छोटे मोटे खर्चे के नाम पे बहुत सारे इनवॉइसेस बना देता है जो अकाउंटेंट है। तो अब मैनेजमेंट ने उसके छोटे मोटे खर्चे रोकने के लिए, फॉर एग्जांपल अकाउंटेंट जो है ना, स्टेशनरी बहुत वेस्ट करता है, नोट पैड बहुत मंगवाता है, पेन बहुत मंगवाता है, हालांकि ईआरपी ऑटोमेटेड सिस्टम है, स्टिल वो स्टेशनरी पे पैसे खर्च करता है। तो मैनेजमेंट ने क्या किया, पेटी कैश लिमिट लगा दी कि इससे ज्यादा तो आप कैश खर्च ही नहीं कर पाओगे। तो अब 10,000 से ज्यादा कैश नहीं जाएगा। जैसे जो प्रिंटिंग का मटेरियल होता है, जो प्रिंटिंग के पेजेस होते हैं, उसके लिए भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस हो रहे हैं। तो वहां भी क्या लगा दिया मैनेजमेंट ने, कंट्रोल लगाया है कि 10,000 से ऊपर तो हमें कोई सामान खरीदना ही नहीं है पैटी एक्सपेंसेस में, राइट। तो ये क्या थी, पॉलिसी थी। अब इसको डिजाइन करेंगे, फिर इसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे लोगों से, इम्प्लीमेंट करवाने के साथ साथ क्या रखेंगे, इसको थ्रू आउट द ईयर मेंटेन रखेंगे। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था इंटरनल कंट्रोल का। ठीक है, अब इसको हम अपने लेवल पे लेके आते हैं, दैट इज हमारे कॉन्सेप्चुअल नोट्स पे लेके जाएंगे। तो सिनेरियो ये है कि एक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है। क्या है, एक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री। अब इसमें क्या हुआ, रॉ मटेरियल की शॉर्टेज आ गई। अब मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है तो रॉ मटेरियल तो चाहिएगा ही उसको फिनिश गुड्स बनाने के लिए। तो यहाँ पे क्या आ गई, रॉ मटेरियल की शॉर्टेज। अब इस रॉ मटेरियल की शॉर्टेज को पूरा करने के लिए जो स्टोर मैनेजर है उसने क्या किया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में पीआर रेस किया। पहला स्टेप क्या होता है सामान खरीदने का फैक्ट्री में, परचेज रिक्विजिशन रेज करना। अब परचेज रिक्विजिशन क्या होती है, उसमें आपकी क्वांटिटी लिखी रहती है, क्वालिटी लिखी रहती है, कब तक आपको सामान चाहिए, डिलीवरी डेट लिखी रहती है, कौन से टाइप का आपको रॉ मटेरियल चाहिए वो सब लिखा रहता है, कितना क्वांटिटी में चाहिए वो सब लिखा रहता है। यहाँ पे परचेज रिक्विजिशन में प्राइस नहीं लिखा होता। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टोर मैनेजर है उसने क्या किया, परचेज रिक्विजिशन को रेज किया। और स्टोर मैनेजर में भी अथोराइज्ड पर्सन रेज कर सकता है, जो स्टोर के वर्कर्स हो गए, जो सामान को रखते हैं उठा के, वो वाले पर्सन नहीं, अथोराइज्ड पर्सन होना चाहिए जो कि परचेज एक्विजिशन को क्या करेगा, रेज करेगा। अब जैसे ही ईआरपी सिस्टम में परचेज एक्विजिशन रेज हो जाती है तो वो किसके पास जाएगी, परचेज डिपार्टमेंट के पास जाएगी। किसके पास जाएगी वो, परचेज डिपार्टमेंट के पास जाएगी। तो परचेज डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है वो क्या करेगा, परचेज रिक्विजिशन को देखेगा, देखेगा कि अच्छा इतनी क्वांटिटी मंगवानी है, अच्छा ओके इतनी क्वालिटी मंगवानी है। साथ ही वो ये भी देखेगा कि जो रॉ मटेरियल की लिमिट है वो एक्सीड तो नहीं कर रही। ये क्या है, इंटरनल कंट्रोल है कि जो परचेज मैनेजर है वो ये देखेगा कि जो लिमिट है किसी रॉ मटेरियल को मंगवाने की वो एक्सीड तो नहीं कर रही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इंटरनल कंट्रोल। और उसके साथ साथ इसमें ऑडिट ऑडिट चेक्स क्या रहेंगे कि जो ऑडिटर है वो ये देखेगा कि जो परचेज रिक्विजिशन है वो अथोराइज्ड पर्सन ने ही तो साइन किया है ना। अथोराइज्ड पर्सन का मतलब कि उसको सिर्फ और सिर्फ कौन स्टैंप लगा सकता है, कौन पास कर सकता है कि हाँ इतना सामान हम खरीद लेंगे, सीनियर ही करेगा, कोई स्टाफ मेंबर नहीं कर सकता है।
ठीक है, सीनियर की स्टैंप लगेगी, सीनियर के सिग्नेचर लगेगी किस पे, परचेज रेक्विजिशन पे। जैसे ही उस पे स्टैंप लगेगी, अब बारी आएगी, तो पहला स्टेप अपने हमने क्या देखा, परचेज रेक्विजिशन का। देन सेकंड स्टेप हमने देखा परचेज रेक्विजिशन कौन रेज करेगा, स्टोर मैनेजर करेगा। फिर ये किसके पास जाएगी, परचेज डिपार्टमेंट के पास जाएगी, और वहां से जो परचेज रेक्विजिशन है उसको कौन अप्रूव करने वाला है, परचेज मैनेजर अप्रूव करेगा, उसका कोई स्टाफ नहीं करेगा। देन जैसे ये अप्रूव हो गया, अप्रूव होने के बाद क्या होगा, वेंडर सिलेक्शन किया जाएगा। क्या किया जाएगा, वेंडर सिलेक्शन। वेंडर यानी कि जो अपना रॉ मटेरियल है हमें कौन से सप्लायर से खरीदना चाहिए। अब बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती है उसमें ऐसा नहीं होता चल भाई पास वाली दुकान से खरीद ले, ये वाला जाना पहचाना है। बड़ी कंपनीज के पास ना पहले से ही क्या होता है, एक वेंडर मास्टर फाइल होती है। क्या होती है, एक वेंडर मास्टर फाइल। वेंडर मास्टर फाइल का मतलब ऐसी फाइल जिसमें कि जो रॉ मटेरियल जिस टाइप का हमें खरीदना है उसके कितने वेंडर्स अवेलेबल है मेरी कंपनी की लिस्टिंग में, कंपनी के मास्टर फाइल में, कि मैं इन्हीं वेंडर से क्या कर सकती हूँ, रॉ मटेरियल को परचेज कर सकती हूँ। ठीक है, अब इन केस कोई ऐसा यूनिक रॉ मटेरियल है जो कि मुझे एग्जिस्टिंग वेंडर से नहीं मिल सकता, वो किससे लेना पड़ेगा, मुझे न्यू वेंडर से लेना पड़ेगा। अब न्यू वेंडर तो मेरे ईआरपी सिस्टम में है ही नहीं ना, जो मेरा एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है जिसमें कि मेरी मास्टर फाइल स्टोर की जाती है ऑफ द वेंडर्स, उसमें न्यू वेंडर का तो नाम है ही नहीं, ना उसका बैंक अकाउंट है, ना एड्रेस है, ना कॉन्टेक्ट नंबर है। तो बट मुझे पता है इंडिविजुअल लेवल पे कि कोई वेंडर है जिससे मुझे सामान खरीदना है, तो मैं क्या करूंगी, एक रिक्वेस्ट डालूंगी ईआरपी सिस्टम में कि मुझे न्यू वेंडर जनरेट करना है। क्या करना है, न्यू वेंडर जनरेट करना है सिस्टम में। सिस्टम में कहाँ पे, ईआरपी में। ठीक है, ईआरपी में मेरा टैली भी हो सकता है, ओरेकल भी हो सकता है। बाकी टैली तो खैर अब इतना वो है नहीं। मेन ओरेकल में क्या करा हमने, वेंडर मास्टर फाइल, ओरेकल हो गया, सैप हो गया, इसमें वेंडर मास्टर फाइल में मॉडिफिकेशन करने की, क्योंकि देखो न्यू वेंडर को हम ऐड करेंगे लिस्ट ऑफ सप्लायर में, एक नया वेंडर जोड़ने वाले हैं। तो उसके लिए मुझे क्या रेज करनी पड़ेगी, रिक्वेस्ट रेज करनी पड़ेगी टू क्रिएट अ न्यू वेंडर। और यही क्या है, मेरा इंटरनल कंट्रोल है। ये क्या है, इंटरनल कंट्रोल, कि आपका जब मन किया आप किसी वेंडर को लिस्ट से हटा रहे हो, आपका मन किया वेंडर को वापस लेके आ रहे हो, आपका मन किया किसी और वेंडर को उठा के लेके आ रहे हो, तो वो चीजें मास्टर फाइल में आप नहीं कर सकते। मास्टर फाइल क्या है, एक ऐसी फाइल जिसमें कि आप बहुत आसानी से एडिटिंग, मॉडिफिकेशन, डिलीशन, ऑल्टरेशन कुछ भी नहीं कर सकते। इवन अगर वेंडर का नंबर आपने गलत फीड कर दिया ना मास्टर फाइल में, तो उसको ठीक करने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट रेज करनी पड़ेगी कि दैट वाज अ मिस्टेक, आई हैव टू रेक्टिफाई इट, दिस इज द पर्टिकुलर कॉन्टेक्ट नंबर ऑफ वेंडर, आई हैव टाइप दिस। तो वो चीजें आपको रिक्वेस्ट में लिखना पड़ेगा, एंड तब जाके क्या होगा, वो मॉडिफाई कर पाएंगे वेंडर मास्टर फाइल को। तो ये क्या हो गया, इंटरनल कंट्रोल। अब ऑडिट चेक्स मेरे क्या रहते हैं इसमें, वैसे ऑडिट चेक्स तो मुझे नहीं पढ़ाने चाहिए, बट फॉर नॉलेज पर्पस आई एम मेकिंग यू दिस अंडरस्टैंड। ठीक है, ऑडिट चेक्स क्या रहेगी कि मास्टर फाइल के कंट्रोल्स को चेक करना, कंट्रोल्स को चेक करना मतलब कि अथॉरिटी एंड अप्रूवल मैट्रिक्स को चेक करना। जैसी मैंने रिक्वेस्ट रेज करी, तो मेरी हायरार्की में मान लो मैं असिस्टेंट मैनेजर हूँ। ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर से अपर लेवल का ही कोई इंसान क्या कर सकता है, रिक्वेस्ट को अप्रूव कर सकता है, यानी कि या तो मैनेजर करेगा या सीनियर मैनेजर करेगा, ठीक है, या फिर डीजीएम करेगा, इस तरीके से, राइट। फिर उसके बाद रिव्यू कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ कोटेशन। अब जैसे वेंडर मास्टर फाइल में हमने न्यू वेंडर तो क्रिएट कर दिया था, फिर कोटेशंस भी मंगवा ली थी। अब कोटेशंस में ऑडिटर क्या चेक करता है कि जो मेरी एग्जिस्टिंग स्टेटमेंट्स है, ऐसा तो नहीं है कि न्यू वेंडर जो इसमें ऐड हुआ है वो कोई रिलेटेड पार्टी थी और उसका प्रॉफिट कराने के लिए हम महंगे दाम पे रॉ मटेरियल को परचेज कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑडिटर कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स भी देखता है टू आइडेंटिफाई द रिलेटेड पार्टी रिस्क। ये नॉलेज पर्पज के लिए था। मेन आपको ये जानना था कि इंटरनल कंट्रोल होता क्या है। तो इंटरनल कंट्रोल मैंने बताया कि वेंडर मास्टर फाइल होगी, उसमें एडिशन, डिलीशन, एडिट, मॉडिफिकेशन आसानी से नहीं कर पाओगे। इट विल टेक द अप्रूवल ऑफ अथोराइज्ड पर्सन। ठीक है,
अब जैसे ही आपने वेंडर सिलेक्शन कर लिया, तो वेंडर सिलेक्शन करने के बाद आप क्या करोगे, परचेज ऑर्डर को इशू करोगे। क्या करोगे, परचेज ऑर्डर रेज करोगे। इशू ऑफ परचेज ऑर्डर, जिसको हम क्या बोलते हैं प्यार से, पीओ। पीओ रेज अगेंस्ट अप्रूव्ड पीआर। जो इंटरनल कंट्रोल रहता है परचेज ऑर्डर को लेके, वो क्या रहता है कि परचेज ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं परचेज रिक्विजिशन पे लगना चाहिए जो कि अप्रूव्ड है। ऐसा भी हो सकता है कुछ परचेज रिक्विजिशन जो कि परचेज डिपार्टमेंट ने अप्रूव नहीं की होगी, उस पे आप परचेज ऑर्डर रेज कर ही नहीं सकते। जब परचेज डिपार्टमेंट ने मना कर दिया कि हम ये नहीं करेंगे, ये कुछ लिमिट को एक्सीड कर रहा है, या फिर पुअर क्वालिटी है या बहुत ज्यादा हायर क्वालिटी है जो कि हमारे कॉस्ट को बढ़ा देगा, तो उसने रिजेक्ट कर दिया होगा। तो रिजेक्टेड परचेज रिक्विजिशन पे परचेज ऑर्डर को क्रिएट नहीं किया जा सकता। ये हो गया आपका पहला इंटरनल कंट्रोल रिलेटेड टू परचेज ऑर्डर। सेकंड इंटरनल कंट्रोल क्या रहेगा कि जितने भी आप परचेज ऑर्डर रेस करने वाले हो वो सीरियली नंबर होने चाहिए, या कोड उस पर लिखना चाहिए जो कि यूनिक होगा और सीरियल में डला होगा। जिससे कि क्या होगा, अगर कोई मिसिंग पीओ है, जैसे यहाँ पे पीओ 1 है, पीओ 2 है, फिर डायरेक्ट पीओ 4 आ गया, तो 3 का आ गया, तो ऑडिटर को इससे क्या पता चलता है, हेल्प मिलती है कि कोई फिक्टिशियस ऑर्डर तो नहीं जनरेट कर दिया, या कोई ऑर्डर मिसिंग तो नहीं है कि उन्होंने परचेज को कम किया हो अपने प्रॉफिट को इन्फ्लेट करने के लिए। राइट। तो ये था परचेज ऑर्डर को लेके इंटरनल कंट्रोल। देन उसके बाद जैसे परचेज ऑर्डर रेस किया गया, तो अब परचेज ऑर्डर किसके अगेंस्ट रेस किया होगा, सप्लायर के अगेंस्ट। सप्लायर को ही तो ऑर्डर दिया होगा ना। तो अब क्या हुआ, सप्लायर की गड्डी आई डिलीवरी के लिए, इसने क्या किया, स्टोर में माल को क्या कर दिया, डिलीवर कर दिया। अब स्टोर में माल को डिलीवर किया, तो क्या होगा, स्टोर पर्सनल का जो स्टेप होगा इनिशियल, वो क्या रहेगा, वो सबसे पहले उसके लिए इंटरनल कंट्रोल रहेगी कि वो क्वांटिटी को चेक करे कि जितना परचेज रेक्विजिशन में लिखा था क्या उतनी ही क्वांटिटी एंड क्वालिटी आई है। और साथ ही वो क्या बनाएगा, गुड रिसीट नोट बनाएगा, यानी कि मेरे को इतना क्वांटिटी मिली है, इस क्वालिटी की मिली है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बना मेरा, गुड्स रिसीव्ड नोट्स की मुझे इतना माल मिला। और ऑडिट फोकस क्या रहता है, हमें जीआरएन को, गुड रिसीव्ड नोट्स को पीओ से क्या करना पड़ता है, मैच करना पड़ता है। और पीओ क्या था, अपना परचेज ऑर्डर था। ठीक है। एंड फिजिकल वेरिफिकेशन को ऑब्जर्व करना होता है। ये तो अपने किसके थे, इंटरनल कंट्रोल स्टोर मैनेजर के लिए, जो कि मैनेजमेंट ने बनाया है कि जब भी आप स्टोर में कोई सामान लेके जाओगे, तो सामान स्टोर के अंदर ले जाने से पहले यू हैव टू check the quantity and quality and need to create a good receipt note। ये क्या था, इंटरनल कंट्रोल। ठीक है। देन उसके बाद अब गुड्स मिल गए हैं, जीआरएन और पीओ सब परचेज डिपार्टमेंट के पास आ गया है। ठीक है। अब सप्लायर ने क्या कर दिया, इनवॉइस रेज किया है। अब जो सप्लायर है उसको नहीं पता स्टोर मैनेजर कौन है, उसको बस ये पता है परचेज डिपार्टमेंट का हेड कौन है। ठीक है। तो परचेज डिपार्टमेंट ने किया होगा, बट पैसे किसको देना है, परचेज डिपार्टमेंट देगा नहीं, ट्रेजरी देगा, अकाउंट्स डिपार्टमेंट देगा। तो जो सप्लायर है वो इनवॉइस किसको पहुंचाने वाला है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट को पहुंचाने वाला है। जैसे ही अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास पहुंचाया, ठीक है, मतलब पहला तो जो इंटरनल कंट्रोल है ना यहाँ पे, वो क्या रहेगा, इनवॉइस ना तो स्टोर मैनेजर के पास आएगा, ना परचेज मैनेजर के पास आएगा। ठीक है। वो किसके पास जाएगा, डायरेक्ट अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास। अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास जाएगा और साथ में क्या होगा, वो ड्यूली स्टैंप होगा। बिना स्टैंप के हम उस इनवॉइस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये क्या है, मैनेजमेंट का इंटरनल कंट्रोल फॉर द अकाउंट्स डिपार्टमेंट। ठीक है। और ऑडिट फोकस इसमें क्या रहता है, फेक इनवॉइस ना जनरेट किया गया हो। तो ये क्या था, अपना सिक्स्थ स्टेप था। वैसे तो बहुत सारी चीजें होती है, बट मैंने इसको 6 तक रिस्ट्रिक्ट किया है क्योंकि तुम छोटे बच्चे हो, तो तुम्हें इतना समझ आना चाहिए बस कि इंटरनल कंट्रोल क्या हो गया। एक बार, क्योंकि ये एग्जाम्पल थोड़ा सा लॉन्ग था, इसी को एक बार मैं समराइज कर दूं।
तो फर्स्ट हमने यहाँ पे देखा था कि अगर मेरे स्टोर में, वेयर हाउस में कुछ मैन्युफैक्चरिंग फैक्टर में कुछ रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो गई थी, तो पहला क्या रहेगा, मुझे हमेशा हमेशा पहला स्टेप यानी कि पहला इंटरनल कंट्रोल मेरा ये रहेगा, पहला स्टेप परचेज रेक्विजिशन रेज किया जाएगा। इंटरनल कंट्रोल में क्या आ जाएगा कि परचेज रेक्विजिशन में हमेशा और हमेशा क्वांटिटी लिखी होनी चाहिए, क्वालिटी लिखी होनी चाहिए, डिलीवरी डेट लिखी होनी चाहिए विद इन द लिमिट ऑफ द इन्वेंट्री टू बी ऑर्डर्ड। फिर उसके बाद परचेज मैनेजर क्या करेगा, परचेज मैनेजर के पास परचेज रिक्विजिशन आएगा और वो तभी ही अप्रूव करेगा जब विद इन द लिमिट परचेज रिक्विजिशन को रेज किया गया हो। लिमिट यानी कि आप मंथली इतना ही रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री को ऑर्डर कर सकते हो। और प्लस सेकंड इंटरनल कंट्रोल क्या था यहाँ पे कि हमेशा और हमेशा अप्रूवल सीनियर देगा, ना कि स्टाफ। ठीक है, ये देखा था। फिर स्टेप 3 में हमारे पास जैसे ही परचेज रिक्विजिशन को अप्रूव कर दिया गया था तो वेंडर सिलेक्शन किया था, और वेंडर सिलेक्शन में मैंने आपको बताया था कि हमेशा और हमेशा कोटेशन लेंगे हम पहले। ये पहला इंटरनल कंट्रोल है। फिर सेकंड इंटरनल कंट्रोल, इन केस अगर कोई न्यू वेंडर है तो हमें वेंडर मास्टर फाइल में उसको क्रिएट करने का अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है, ये अपना सेकंड हो गया। ठीक। फिर फोर्थ अपना था, जैसे ही मैंने कोटेशन को क्या कर लिया सेलेक्ट, अब मैं क्या करूंगी, परचेज ऑर्डर जनरेट करूंगी जो कि मेरे को किसको देना है, सप्लायर को देना है। अब परचेज, इसमें पहला इंटरनल कंट्रोल रहेगा कि जो परचेज ऑर्डर है वो सिर्फ और सिर्फ अप्रूव्ड परचेज रिक्विजिशन पे जाएगा और कोई मॉडिफिकेशन नहीं हो सकती अप्रूवल के बाद। और प्लस जो परचेज ऑर्डर है वो सीरियली नंबर्ड होने चाहिए। ये अपना क्या था, सेकंड इंटरनल कंट्रोल। फिर उसके बाद फिफ्थ स्टेप क्या था, जैसे ही परचेज ऑर्डर जनरेट कर दिया, सप्लायर को दे दिया, सप्लायर ने माल पहुंचवा दिया स्टोर के पास, और स्टोर वाला जो इंसान है उसके लिए इंटरनल कंट्रोल क्या रहेगा कि वो क्वांटिटी एंड क्वालिटी को चेक करे, साथ में गुड्स रिसीट नोट को भी क्या करे, प्रिपेयर करे। राइट। जैसे अब ये सब हो गया, जीआरएन मिल गया, जीआरएन के बाद अब डायरेक्ट सप्लायर जो है वो किसको इनवॉइस देगा, अकाउंट्स डिपार्टमेंट को देगा, ना ही वो परचेज डिपार्टमेंट के पास जाएगा ना स्टोर के पास जाएगा, वो किसके पास जाएगा, डायरेक्टली अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास जाएगा। ये पहला इंटरनल कंट्रोल। सेकंड ये कि हमेशा और हमेशा जो अकाउंट्स मैनेजर है वो क्या करेगा, ही विल चेक फॉर दी स्टैम्प ऑन द इनवॉइस। ठीक है, तो ये अपने क्या थे, इंटरनल कंट्रोल थे। समझ आया कि इंटरनल कंट्रोल्स क्या होते हैं। लाइक ये पॉलिसीज प्रोसीजर है कि जो हर एक डिपार्टमेंट के पर्सनल्स को क्या करने पड़ेंगे, फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको दिया एक परचेज कैसे किया जाता है एक बड़ी एंटिटी में, उसका एग्जाम्पल था। और यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल्स क्या क्या रहेंगे मैंने वो भी आपको बताया। डिजाइन आपको समझ आ ही गया होगा, जैसे डिजाइन तो आपको शॉर्ट शॉर्ट इससे समझ आया होगा कि क्या रहता है अगर न्यू सप्लायर हमें ऐड करना है वेंडर मास्टर फाइल में। आई होप यहाँ पे आपको कोई दिक्कत ना हो और एग्जाम्पल आपको कॉम्प्लेक्स ना लगा हो। ठीक है, ये बहुत इजी एग्जाम्पल है और इसी को हम शॉर्ट में पता है क्या बोलते हैं, आपने हमेशा सुना है ये, हमेशा थ्री वे मैच बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, थ्री वे मैच। थ्री वे मैच में भी कैसे बोला जाता है, पीओ इनवॉइस, पीओजीआरएन इनवॉइस। कैसे कि हमें क्या चेक करना है कि जो परचेज ऑर्डर है वो मैच करेगा गुड्स रिसीट नोट से और इनवॉइस से। राइट, ये बोला जाता है और इसी को हम क्या बोलते हैं, थ्री वे मैच। क्या बोलते हैं, थ्री वे मैच। यही है इंटरनल कंट्रोल। थ्री वे मैच हम बोलते हैं ऑडिटर के पॉइंट व्यू से, क्योंकि उसको तीनों चीजें मैच करनी होती है पर्टिकुलर परचेज को आइडेंटिफाई करने के लिए, वेदर इट इज फेक और जेन्युइन परचेज। ठीक है, तो यहाँ पे अपना कॉन्सेप्ट खत्म होता है इंटरनल कंट्रोल्स का। आई होप यहाँ पे कोई डाउट ना हुआ हो। थोड़ा सा ये एग्जाम्पल लंबा था क्योंकि मैंने एक ट्रांजेक्शन फ्लो के बारे में आपको बताया है। राइट, तो इसी चीज को अब दोबारा से हम बुक पे जाए तो अब आपको समझ आ जाएगा कि ये क्या है, प्रोसेस है। क्या है, प्रोसेस। ये भी तो प्रोसेस ही था ना। जैसे कि स्टेप 1 था आपको
परचेज रेक्विजिशन रेज करनी है। स्टेप 2, परचेज रेक्विजिशन को परचेज डिपार्टमेंट अप्रूव करेगा। जैसे ही वो अप्रूव हो जाएगी, स्टेप 3 प्रोसेस का क्या रहेगा, वेंडर सिलेक्शन करेंगे, कोटेशन प्रोसेस चलेगा। फिर जैसे ही सेलेक्ट हो गया वेंडर, हम क्या कर देंगे, परचेज ऑर्डर जनरेट कर देंगे। परचेज ऑर्डर जनरेट करने के बाद क्या होगा, सप्लायर माल को भिजवा देगा स्टोर्स में, एंड उसके बाद साथ ही साथ अकाउंट्स डिपार्टमेंट को क्या दे देगा, इनवॉइस दे देगा, राइट। तो ये क्या थे अपने स्टेप्स थे, यही क्या था, प्रोसीजर था। और इसी को हमें क्या करना है, डिजाइन, इम्प्लीमेंट एंड मेंटेन। डिजाइन, इम्प्लीमेंट एंड मेंटेन, ये ट्रांजेक्शन करते हुए हमको क्या इंटरनल कंट्रोल्स का ध्यान रखना है। जैसे कि जो परचेज रेक्विजिशन है वो इन्वेंट्री लिमिट में रेज किया गया हो, रेज होने के बाद अप्रूवल किसने दिया हो, सीनियर ने दिया हो, ये अपना सेकंड आईसी हो गया प्रोसेस का। थर्ड की न्यू वेंडर होगा तो उसके लिए हमें रिक्वेस्ट जनरेट करनी पड़ेगी ईआरपी सिस्टम में। फिर उसके बाद जैसे ही सेलेक्ट हो जाएगा परचेज ऑर्डर, उसी पीआर के अकॉर्डिंग अगेंस्ट रेज होगा, जो कि अप्रूव होगा। ये अपना फोर्थ हो जाएगा आईसी। देन सीरियली नंबर होना चाहिए, ये क्या थे, अपने आईसी थे, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव को अब हम एलाबोरेटिव वे में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि अब डेफिनेशन में थोड़ा चीजें तो आपको समझ आई होगी, ठीक है। और बेसिकली आपको वो थ्री वे मैच वाला कॉन्सेप्ट भी समझ आया होगा कि थ्री वे मैच होता क्या है, क्योंकि परचेज रिक्विजिशन अलग डिपार्टमेंट ने दी थी, परचेज ऑर्डर अलग डिपार्टमेंट ने रेज किया था, और गुड्स रिसीट नोट अलग डिपार्टमेंट ने किया था, प्लस इनवॉइस तो सप्लायर इंडिपेंडेंट पार्टी से आया ही था, ठीक है। तो अब ये जो आगे डेफिनेशन है ना, डेफिनेशन में क्या लिखा है, ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स लिखे हैं। जैसे कि रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का ऑब्जेक्टिव, फिर इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी एट ऑपरेशन, एंड देन सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट, एंड उसके बाद कंप्लाइंस विद एप्लीकेबल लॉज, ये लिखा है, ठीक है। और यही क्या है, अपने ऑब्जेक्टिव है। जिसको ऑब्जेक्टिव याद हो गए, प्लस ये समझ आ गया कि DIM, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द कंट्रोल, ये क्या है, इंटरनल कंट्रोल की डेफिनेशन है, ठीक है। फिर ऑब्जेक्टिव इसमें क्या रहेगा, एज derived from the above definition, the purpose of internal control is as under। purpose क्या रहेगी, reliability of the entities financial reporting, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की रिलायबिलिटी। यानी कि फॉर एग्जांपल, अभी जो मैंने एग्जांपल ही लिया है परचेज ट्रांजैक्शन का, तो परचेज ट्रांजैक्शन को इतने सारे प्रोसेस से फिल्टर आउट किया गया है कि वो नकली ना हो। तो इसके लिए हमारी जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है वो भी क्या रहेगी, रिलायबल रहेगी। तो जैसे मैंने यहाँ पे आपके लिए और भी एग्जांपल लिया है रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए, जैसे कि डिस्पैच नोट जनरेटेड। अब देखो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होती है अपनी, उसमें हम क्या दिखाते हैं, रेवेन्यू दिखाते हैं, है ना। अब उसमें ये रूल बना दिया गया, ये इंटरनल कंट्रोल बनाया है मैनेजमेंट ने। देखो जो अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स है, इंड एस है रिवेन्यू रिकॉग्नाइज करने के, वो तो है ही है, प्लस मैनेजमेंट ने इंटरनल कंट्रोल क्या बनाया है कि हम जब तक सेल्स रिकॉर्ड नहीं करेंगे, जब तक कि डिस्पैच नोट जनरेट ना हो जाए, कि हमारी कंपनी से गुड्स को निकालने का ऑर्डर ना जनरेट हो जाए, तब तक हम सेल्स को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। प्लस अगर मेरे पास कोई सेल्स रिटर्न आती है, सेल्स रिटर्न यानी कि क्या होगा, क्रेडिट नोट रेज किया जाएगा, राइट, टू सॉरी सेल्स के लिए नहीं। जैसे मैंने कोई परचेज करी है और मुझे परचेज रिटर्न करनी है, तो उसके लिए क्या होगा, क्रेडिट नोट इशू किया जाएगा परचेज को घटाने के लिए। तो परचेज को घटाने के लिए क्रेडिट नोट जो इशू होगा ना, वो भी कौन अप्रूव करेगा, फाइनेंस हेड अप्रूव करेगा, तब जाके वो परचेज रिटर्न हो पाएगी इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये भी क्या रहा अपना इंटरनल कंट्रोल। और इससे क्या होगा, रिलायबिलिटी बढ़ेगी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की, कि हमने ऐसे ही परचेज रिटर्न को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं लिख दिया है। प्लस अब ऐसा भी होता है कि जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रायल बैलेंस से बनती है। अब ट्रायल बैलेंस गलत ना हो जाए, इसके लिए भी हम क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे ट्रायल बैलेंस को मंथली बेसिस पे। और इसको रिव्यू करने के लिए एक प्रोसेस होता है, एक टेस्टिंग होती है, जिसको हम GLJE टेस्टिंग बोलते हैं इन प्रैक्टिकल सिनेरियो। कभी टाइम लगेगा तो आई विल अपलोड अ सेपरेट वीडियो फॉर दिस प्रोसेस, फॉर योर नॉलेज पर्पस, पेपर में काम नहीं आने वाली, ठीक है।
तो रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मैंने तुम्हें समझाया कि कोई भी फिगर या कोई भी ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरनल कंट्रोल से पास होने के बाद ही जाएगी। ठीक है। जैसे सेल्स कब जाएगी, जब डिस्पैच नोट जनरेट हो जाएगा। परचेज रिटर्न कैसे होगी, जब क्रेडिट नोट। Then we have the next objective of the internal control, that is effectiveness of the operation. Effectiveness of the operation का क्या मतलब है? In the practical scenario, if I say, जो अपनी बिग कॉरपोरेट्स होती है, बिग इंडस्ट्रीज होती है, तो वो क्या करते हैं, कोई भी काम करने से पहले क्या बनाते हैं, एक बजट बनाती है। क्या बनाती है? एक बजट, कि मुझे ये स्पेसिफिक रिवेन्यू का टारगेट रखना है इस मंथ में। इसी मंथ में मुझे इस रिवेन्यू को अचीव करने के लिए इतने एक्सपेंसेस का टारगेट रखना है। ठीक है। तो वो क्या बनाती है, मंथ स्टार्ट होने से पहले टारगेट बनाती है, बजट बनाती है कि मुझे इतना रिवेन्यू रखना है, देन उसके बाद एक्सपेंसेस इतने इनकर करने हैं इस मंथ के, इससे ज्यादा मैं इनकर नहीं करूंगा। फिर जैसे ही मंथ खत्म हो जाता है, वी हैव द एक्चुअल फिगर्स इन द प्लेस। बजट तो हमने बनाया ही था। बजट का मतलब क्या है? प्लान्ड फिगर्स। क्या होता है? प्लान्ड फिगर्स। वो भी अपने प्रॉफिट एंड लॉस के जैसी बनती है, प्लान्ड, बिल्कुल डिट्टो वैसे कि सेल्स इतना, प्लान्ड सेल्स, प्लान्ड एक्सपेंसेस। ठीक है। और एक्चुअल जैसे मंथ खत्म हो जाता है, जैसे ऑपरेशन हो जाता है, काम खत्म हो जाता है एक मंथ का, तो वहां पे अपने पास एक्चुअल फिगर्स आ जाती है। तो वहां क्या करना होता है, हमें कंपैरिजन करना पड़ता है प्लान्ड वर्सेस एक्चुअल का, राइट। क्यों करते हैं हम ये कंपैरिजन? ताकि जो मैनेजमेंट है वो पता लगा पाए कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी थी। फॉर एग्जाम्पल, उसने सोचा था कि वो 2 लाख का रिवेन्यू कमाएगी इस बार, मतलब बहुत छोटा एग्जाम्पल ले रही हूँ फॉर द इजनेस पर्पस। तो 2 लाख का रिवेन्यू उसको कमाना था। अब उसने क्या किया, एक्चुअल में 3 लाख का कमा लिया। 2 लाख की जगह 3 लाख का उसने रिवेन्यू अर्न कर लिया। अब अब उसको जो 1 लाख का डिफरेंस है ना, भले ही उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, बट उसको ये एनालाइज करना पड़ेगा कि जो 1 लाख है वो उसने ऑपरेशनल एफिशिएंसी से कमाया है या कोई और रीजन था। जैसे कोई और रीजन का मतलब, उसने 2,000 क्वांटिटी बनाई थी। क्या किया था? 2,000 क्वांटिटी बनाई थी, और प्लान्ड में भी 2,000 ही लिखा था। और जो उसका सेल्स प्राइस था वो कितना था? 100 रुपये था, राइट। तो 100 रुपये का था, बट जैसे ही वो उसमें आई एक्चुअल में, तो उसने प्राइस को इंक्रीज कर दिया था 150। तो उससे क्या हुआ, उसका 3 लाख का प्रॉफिट, यानी ऑपरेशनल, सॉरी, रिवेन्यू, 3 लाख का रिवेन्यू। तो इससे ऑपरेशनल एफिशिएंसी तो बढ़ी नहीं। 2,000 यूनिट पहले बना रहे थे, 2,000 ही अब बना रहे हैं। मेन क्या है डिफरेंस, किसकी वजह से आया? प्राइस की वजह से आया। पहले 100 था, अब क्या कर दिया? 150 कर दिया। तो इस वजह से आया। तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी तो नहीं बढ़ी ना। तो यहाँ पे बजट वर्सेस एक्चुअल एनालिसिस काम आता है। प्लस मशीन यूटिलाइजेशन रिपोर्ट। मशीन यूटिलाइजेशन रिपोर्ट में, मान लो जो मेरी लेबर्स एंड वर्कर्स थे वो आराम करते थे, अब वहाँ पे कुछ इंटरनल कंट्रोल्स बना दिए कि आप सुबह इतने बजे आओगे, आपको लंच ब्रेक इतना ही मिलेगा, आपको इतना घंटा काम करना है। तो वहाँ पे मशीन की यूटिलाइजेशन भी देखेगी, मशीन कितनी आवर्स तक यूज हुई। ठीक है। तो ये चीज़ है। फिर उसके बाद वी हैव कंप्लायंस विद द लॉज एंड रेगुलेशन। कंप्लायंस विद द लॉज एंड रेगुलेशन में मेरे पास क्या आएगा? फॉर एग्जाम्पल, पहले मैं तुम्हें एंटिटी स्पेसिफिक एग्जाम्पल देती हूँ। ठीक है। जैसे कि जो हमारी इंडस्ट्री प्रैक्टिस होती है या फिर कॉरपोरेट प्रैक्टिसेस भी होती है, मैनेजमेंट ने क्या पॉलिसी बनाई कि जो हमारा एम्प्लॉई है उसने जनवरी मंथ में काम किया, क्या किया? जनवरी मंथ में एंटिटी को अपनी सर्विसेज दी, तो हम उसको बजाय कि नेक्स्ट मंथ पैसा देने के, उसी की उसी मंथ में पैसा दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल, जनवरी के 31 दिन होते हैं, तो मैनेजमेंट ने पॉलिसी ये बनाई कि हम हमेशा और हमेशा किसी भी एम्प्लॉय को उस मंथ के लास्ट वर्किंग डे पे क्या कर देंगे? पैसा दे देंगे, उसकी सैलरी दे देंगे। अब लास्ट वर्किंग डे बोला है उसने, अगर 31 जनवरी को मेरा संडे है तो उस दिन मैं सैलरी नहीं दूंगी, मैं सैटरडे को यानी 30 जनवरी को ही क्या कर दूंगी? सैलरी रिलीज कर दूंगी एम्प्लॉयज के लिए। तो ये तो था मेरा एंटिटी लेवल पे, बट यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या लिखा है? इट्स कंप्लायंस विद एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशन। एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशन से क्या करनी है? कंप्लायंस करनी है।
अब जैसे इंडिया में हमारे टीडीएस के रूल्स है, जीएसटी के रूल्स है, उससे हमें क्या करना है, कंप्लाई करना है। तो इससे कंप्लाई करने के लिए मैनेजमेंट ने क्या किया, उसने बोला जीएसटी रिटर्न भरने की हमारे ऊपर तो ना 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ एप्लीकेबल होती है डेडलाइन, तो हम क्या करेंगे, 11 तारीख का इंतजार नहीं करेंगे, हम अगले ही मंथ के पहले वीक में क्या कर देंगे, जीएसटी रिटर्न फाइल कर देंगे टू कंप्लाई विद द लॉ। अब ऐसी टीडीएस का कि मुझे 7 तारीख तक क्या करना था, डिडक्ट या डिपॉजिट करना था, तो 7 का इंतजार ना करते हुए मैं उसको 2 या 3 तारीख को ही डिडक्ट या डिपॉजिट कर लूंगा। ठीक है, तो ये क्या थी, मैनेजमेंट की पॉलिसी टू कंप्लाई विद द लॉज एंड रेगुलेशन। बजाय कि डेडलाइन का इंतजार करते हुए वो पहले ही फाइल कर देंगे, उनकी ये क्या है, पॉलिसी है। देन उसके बाद वी हैव द सेफ गार्ड ऑफ द एसेट ऑब्जेक्टिव। क्या है, सेफ गार्ड ऑफ द एसेट। सेफ गार्ड ऑफ द एसेट में क्या होगा, जैसे कि अब आप एग्जांपल ले लो कि मेरे पास कोई फैक्ट्री है अपैरल्स की, किसकी है, अपैरल्स एंड आउटफिट्स की, जहाँ पे क्लोथ को क्या किया जाता है, स्टिच किया जाता है। अब क्लोथ को स्टिच करने के लिए आपके पास क्या अवेलेबल होनी चाहिए, शूइंग मशीन होनी चाहिए, राइट। अब शूइंग मशीन ऐसे तो है नहीं कि एक ही होती है, आपको इतने सारे शूइंग मशीन्स रखने पड़ेंगे लार्ज स्केल पे ऑपरेशन करने के लिए, रेवेन्यू कमाने के लिए। तो आप 1000 2000 शूइंग मशीन्स का डेटा, सॉरी, 1000 2000 शूइंग मशीन्स को कैसे वॉच करोगे, किस तरीके से देखोगे कि 1000 2000 मशीन में से कोई चोरी तो नहीं होगी। आजकल तो वैसे भी कंपैटिबल मशीन होती है, हाथ में ऐसे उठा के लेके चल जाते हैं लोग। तो वहाँ क्या होगा, चोरी ना हो जाए शूइंग मशीन की, तो मैनेजमेंट ने क्या कर रखा है, हर एक शूइंग मशीन पे एक यूनिक नंबर, यूनिक आईडी चिपकाई हुई है प्लास्टिक की, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उन्हें पता चल जाएगा कि कौन सी शूइंग मशीन गायब है, ठीक है। देन उसके बाद अपने पास एग्जांपल ले लेते हैं आईटी एसेट्स का। आईटी एसेट्स में जैसे कि अपने पास आ गए एम्प्लॉय हेडसेट्स, लैपटॉप्स, राइट। तो जैसे बिग कॉर्पोरेट होती है ना, बिग कॉर्पोरेट लैपटॉप को इशू करते हुए एक यूनिक आईडी जनरेट करती है, और वो यूनिक आईडी पता है क्या होती है, वो अब डिपेंड करता है कि कॉम्बिनेशन परमुटेशन क्या बना है, कि कुछ न्यूमेरिक होगे और मेरे नाम के इनिशियल्स या लास्ट होगा। तो इस तरीके से वो एक यूनिक कोड जनरेट करके दे देते हैं, जिससे कि हमें पता चल जाता है कि कौन से एम्प्लॉय के पास कौन सा लैपटॉप है, जिससे कि चोरी का खतरा कम हो सके। तो ये क्या थे हमारे ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स। तो आई थिंक यहाँ तक आपको इंटरनल कंट्रोल का जो मीनिंग है वो समझ आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन रीच मी आउट थ्रू माय टेलीग्राम चैनल, विल बी गिविंग यू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, राइट। कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। एंड आई नो कि ये थोड़ा सा बड़ा एंड कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल था, स्टिल आपको समझ आ गया होगा, बिकॉज मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है एक एक स्टेप में इंटरनल कंट्रोल्स कहाँ कहाँ पे आए हैं, किस वजह से आए हैं, ये मैंने आपको बताया। स्टिल अगर आपको डाउट है तो यू कैन रीच मी आउट, राइट। तो आई थिंक यहाँ पे हम अपना सेशन वाइंड अप कर सकते हैं। अगर बुक से देखना है, वैसे तो मुझे आज एक और टॉपिक लेना था, बट इट्स टू लेट, यू कैन सी इन माई लैपटॉप कि इट्स 11:32 ऑफ द नाइट ऑफ 4th Feb। तो नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेलिवेंट कंट्रोल्स, ये जिसका डाउट था, वी विल बी कवरिंग